नमस्कार साथियों। आज मैं यहाँ आपको अपनी रचना यात्रा के संघर्षों के बारे में बताऊंगी, चर्चा करूंगी। मित्रों, मेरा लेखन संघर्ष, मेरी रचना यात्रा इन 40 वर्षों में, 40 साल हो गए मुझे लिखते हुए। उस समय में जब मैं झांकती हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि मैंने कैसे इतना सब लिख लिया। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 6वीं में पढ़ती थी, 6वीं या 7वीं में स्कूल में, उन दिनों मेरे मन में बहुत विचार आते थे। कोई भी ऐसी स्थिति को देखकर मेरे मन में विचार आने लगते थे और मैं उनको एक रजिस्टर में कलमबद्ध करती थी। मेरे पिता जबलपुर में एडवोकेट थे और उनका जो ऑफिस था वो हमारे घर के बगल में ही था। तो जब उनके मुकदमे के क्लाइंट आते थे तो मैं वहाँ ज़रूर चली जाती थी और चुपचाप अपने पीछे कुर्सी डाल के बैठ जाती थी। बाबूजी ने कभी इनकार नहीं किया इस बात से कि मत बैठो। और वहाँ पर बैठकर जब मैं उनके फौजदारी के मुकदमे सुनती थी तो उस रात फिर मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो फौजदारी के जो मुकदमे में सुनती थी तो मुझे लगता था कि कितना ज़्यादा गाँव में किसानों के साथ और ये सब जो अत्याचार होते हैं स्त्रियों के साथ जो होते हैं, खासकर स्त्रियों के विषय में, तो मैं बहुत पीड़ित हो जाती थी। मेरे मन में बहुत भाव उठते थे और मुझे लगता था कि अगर मैंने इन भावों को कलम में नहीं पिरोया तो मेरे मन की खलबली बिल्कुल भी शांत नहीं होगी। तो मैं लिखती रही। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक कहानी मैंने लिखी, शंख और सीपियाँ। तब मैं 16 साल की उम्र की थी और मैंने वो कहानी धर्मयुग में भेजी। तो हालांकि उसके पहले भी एक दो कहानियाँ भेजी थी, तो लेकिन वो लौट आई थी अस्वीकृत होकर, और ये कहानी स्वीकृत हो गई। जब ये कहानी स्वीकृत हुई तो और जब छपी तो छपने के बाद मुझे इसका जो पारिश्रमिक है वो 75 रुपये मिला। और घर में सब लोग इतने खुश हुए क्योंकि हमारे घर का माहौल ही ऐसा था। मेरे जो बड़े भाई थे वो पत्रकार, कवि और मतलब रंगकर्मी थे, और मुंबई आकर वो आवाज़ की दुनिया में भी छा गए थे। और उनकी वजह से बहुत से पत्रकार और साहित्यकार हमारे घर आते थे। मेरी माँ बहुत अच्छी फ़ारसी की जानकार थी, वो गीत भी फ़ारसी में लिखकर और गाती थी। बहुत अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता थी, वे कांग्रेस में थी और जबलपुर शहर की मेयर भी रह चुकी थी। तो इस तरह, और छोटी बहन हमारी लेखिका प्रमिला वर्मा। तो इस तरह हमारे घर का माहौल ही ऐसा था। तो ये अगर मैं कहूँ कि मेरे जन्म घुट्टी में ही लेखन जो है वो मैं ले चुकी हूँ, या आधुनिक समय में कहूँ तो मेरे डीएनए में लेखन है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उस कहानी शंख और सीपियाँ का मुझे धर्मयुग से 75 रुपये मिले, और उन 75 रुपयों की वैल्यू उस समय आप आंक सकते हैं कि सोना जो है वो 125 रुपये तोला था। तो उस दृष्टि से वो 75 रुपये आज के मायने में कितने अधिक मायने रखते हैं। और उन 75 रुपयों में मैंने अपने पिताजी के लिए घड़ी खरीदी और वो घड़ी उनको अपने लेखन की गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट की। उन दिनों छपने छपाने का सिलसिला खूब शुरू हो गया। हालांकि उसके पहले बहुत ही मुझे निराशा हाथ लगी। रचनाएं अस्वीकृत होकर आई। साप्ताहिक हिंदुस्तान, वामा, सारिका, नया ज्ञानोदय नहीं, ज्ञानोदय नाम से छपता था उन दिनों, तो ज्ञानोदय और नई कहानियाँ, इन सब में हम रचनाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इन सब में हम रचनाएं भेजते थे। अस्वीकृत होके आ जाती थी, फिर बहुत समय बाद स्वीकृत होनी शुरू हुई और छपने का सिलसिला आरंभ हो गया। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई और मैं बम्बई जाकर जब बसी तो डॉक्टर धर्मवीर भारती से मिलने गई, तो उन्होंने मुझे एक कॉलम दिया लिखने के लिए अंतरंग नाम से, और कहने लगी तुम बहुत अच्छा लिखती हो, हमने तुम्हारी बहुत सी कहानियां प्रकाशित की हैं, तो बोले तुम ये अंतरंग नाम का कॉलम लिखो। वो अंतरंग कॉलम जो था वो उन दिनों धर्मयुग साप्ताहिक था,
और वो मुझे प्रत्येक पखवाड़े के लिए लेख लिखने के लिए कहते थे, मतलब महीने में 2 बार छपता था। तो वो अंतरंग नाम का जो कॉलम उन्होंने मुझे दिया वो बाल मनोरोग पर आधारित था, जो 2 साल तक चला। बाद में फिर स्त्री मनोरोग पर भी उन्होंने 1 साल तक इस कॉलम को चलाया। और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे मनोरोग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, और मैं उनसे केस हिस्ट्री लेती थी, और फिर वो केस हिस्ट्री पर मैं 2-2 बजे रात तक काम करती थी। मेरे विषय से हटकर था थोड़ा, लेकिन बड़ा रोचक था, तो मैं उस पर लिखती थी। और मेरा ये कॉलम बहुत ज़्यादा हिट हुआ, और बहुत बहुत प्रशंसा मिली इसको। और तभी मुझे नवभारत टाइम्स में मानुषी नाम का कॉलम लिखने के लिए विश्वनाथ जी ने दिया। और जो मानुषी कॉलम था वो उसमें स्त्री के विभिन्न स्वरूपों का मुझे वर्णन करना पड़ता था, पड़ताल करके, कि यानी जिन स्त्रियों ने सीमित साधनों में बहुत तरक्की की है। तो उसके बाद फिर ये दोनों कॉलम मेरे बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। और उसी समय क्या हुआ कि मेरी बिरला पब्लिक स्कूल में नौकरी लगी। मैंने इसी दौरान बीएड किया और बिरला पब्लिक स्कूल में मेरी नौकरी लगी। वो जो स्कूल था वो मारवाड़ी लड़कियों का था, और बड़ा मज़ा आता था वहाँ पढ़ाने में। और तभी मेरे दिमाग में बहुत सारे ललित निबंध आने लगे। मैं बहुत ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के और इन सब के पढ़ती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मेरे पास घर लौटकर लिखने का वक्त नहीं रहता था, तो मैं अपने स्कूल के फ्री पीरियड में ही वो निबंध लिखती थी। तो इस तरह 1 साल के अंदर मैंने 15 निबंध लिख डाले, और उन 15 निबंधों को मैंने कई बार उसके ड्राफ्ट बनाए और उन पर काम किया। अब मेरी ससुराल बनारस में थी, तो हम हर वर्ष बनारस जाते थे। तो जब ये मैं 15 निबंध लेकर बनारस गई, तो वहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी से मैं मिलने गई, और बहुत ही भव्य व्यक्तित्व उनका, धोती और उसके ऊपर वो बाहों वाली बनियान पहने थे, और माथे पे लंबा सा तिलक लगाए थे। और फिर हम बैठ गए, तो हमें बैठने को कहा, और फिर पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया कि मैं कुछ ललित निबंध लिख कर लाई हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। तो बोले सुनाओ। तो जब मैंने ललित निबंध उनको सुनाए 1-2, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। बोले कि स्त्रियां तो ललित निबंध, महिला लेखन हो ही नहीं रहा है ललित निबंधों पर, और तुम पहली मतलब लेखिका हो जो इस पर काम कर रही हो। और तुम इसको, उन दिनों वो साहित्य अमृत पत्रिका जो प्रभात प्रकाशन दिल्ली से निकलती है, उसके वो संपादक थे। तो उन्होंने कहा उसमें भेज दो और वो उसको प्रकाशित करेंगे। तो 2 निबंध उन्होंने उसमें प्रकाशित किए, और 2 या 4 करीब प्रकाशित किए। और उसके बाद हमने उसकी किताब छपाई। लेकिन बहुत अफसोस है कि वो किताब जब प्रकाशित होकर आई तो वो इस दुनिया में नहीं थे, कार एक्सीडेंट में चले गए थे। वो मेरी किताब नहीं देख पाए। उसके बाद फिर मैं बहुत सारे उपन्यास मैंने लिखे। मालवगढ़ की मालविका, टेम्स की सरगम, दबे पांव प्यार, लौट आओ, दीपशिखा। और संयुक्त उपन्यास लिखा प्रमीला वर्मा के साथ मिलकर। पहले हवा में बंद मुट्ठियां नाम से छपा, और फिर ख्वाबों के पैरहन नाम से छपा। तो इस तरह बहुत काम किया मैंने। और इन दिनों मैं नागाओं पे काम कर रही हूँ। नागा जो कुंभ में दिखते हैं, और उन पर मैं उपन्यास लिख रही हूँ। मेरे उपन्यास कल्पित नहीं होते हैं, मैं आंकड़े जुटाती हूँ और फिर लिखती हूँ, क्योंकि आंकड़े जुटाकर लिखने में जो आनंद आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता है। मैंने इसी में मुझे जन्म दो माँ किताब भी लिखी, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में रेफरेंस के रूप में पढ़ाई जाती है। और इसमें भी मैं बहुत सारे स्त्री प्रश्नों से टकराई कि कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है, सती प्रथा क्यों बंद होने के बावजूद भी यदा कदा सती की घटनाएं क्यों होती हैं, और बाल विवाह समस्या क्यों है।
फिर दहेज के खिलाफ जो है वो कानून बन गया, फिर भी दहेज लिया जाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था विचाराधीन कैदियों, महिला कैदियों पे लिखना। तो हम जगदलपुर गए और वहाँ जो महिला कैदियों की जेल है वहाँ पर हमने महिला कैदियों से बातचीत की। तो कई महिलाएं मतलब विचाराधीन है, वो अभी उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ है और उनको कैद हो गई, 5-5 साल हो गए हैं, उन पर जुर्म ही साबित नहीं हुआ अभी। तो एक से पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? बोली मेरे मेरे पति ने हत्या की और मुझे बोला कि जाओ तुम जेल चली जाओ मेरे बदले, नहीं तो मैं जाऊंगा तो मेरे को फांसी होगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। तो इस तरह की महिलाएं थी वहाँ। तो मैंने उस पर खामोश चीखों का जंगल नाम से लेख लिखा है, जो मुझे जन्म दो माँ नामक किताब में है। इसमें मैंने विज्ञापन में बिकती नारी और फिल्मों और हर एक मतलब महिला से संबंधित हर एक क्षेत्र को, यहाँ तक कि विष कन्या को भी मैंने इसमें विष कन्या का भी वर्णन किया है। तो इस तरह मेरा लेखन चला है और मैं बहुत अब किन्नरों पे भी काम कर रही हूँ। किन्नर जो हैं उन पर हालांकि बहुत साहित्य लिखा गया है, लेकिन ठीक है लिखा गया, हम भी लिखेंगे। तो हमने भी किन्नर पे लिखने का मन बना लिया है। और दोस्तों, आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद।